दो चार दिन पहले का जिक्र है कि हम 4-5 दोस्त बैठे हस्बे मामूल इस मुल्क के मसाइल हल करने का अजीम फरीज़ा सरअंजाम दे रहे थे कि एक दोस्त कहने लगा, यार ईमानदारी की बात है कि हम लोग हमावक्त एतराज़ करते रहते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम खुद कोई काम ढंग से नहीं कर सकते। मसलन मेरी अपनी ये हालत है कि रोज़ाना 2 रोटियों के साथ सालन वाला उक़दा ही हल नहीं कर पाता। अंदाज़ा करें, हर दूसरे रोज़ कभी रोटियां पहले ख़त्म हो जाती हैं और प्लेट में सालन बच जाता है, और कभी आधी रोटी बाकी होती है और सालन ख़त्म हो जाता है। हमसे तो इस रोटी और सालन को बराबर करना मुश्किल हो गया है, और आप लोग इस मुल्क के बजट की खराबियों, गंदम और चीनी की पैदावार जैसे मामलात में हुकूमत की नालायकियों पर दानिशवरी बघार रहे हैं। मलिक को इस बात पर शदीद तप चढ़ गई। कहने लगा, क्या तुम्हारे पास इस रोटी और सालन वाले मामले को हल करने और इन दोनों अशियाए खूर्द को मतवाजन करने के लिए दर्जन भर महकमा जात और माहिरीन अज़ किस्म, महकमा मनसूबा बंदी, प्लानिंग, शुमारियात, फूड सिक्योरिटी, रिसर्च, ज़राअत, तहकीकाती इदारे और माहिरीन व कंसल्टेंट वगैरह हैं जो तुम अपना रोना रो रहे हो? हमारा वो दोस्त कहने लगा, यकीनन मेरे पास हुकूमती इदारों और माहिरीन जैसी सहूलतें और इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं। मलिक कहने लगा, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं कि तुम्हारा रोटी और सालन वाला मामला तो चलो इसलिए ख़राब है कि तुम्हारे पास प्लानिंग, शुमारियात, ज़राअत, रिसर्च और तहकीकी इदारों जैसी सहूलत मैसर नहीं है, लेकिन जिनको मैसर है वो भला क्या तोप चला रहे हैं। उनका मामला भी हमारी तरह बल्कि हमसे भी ज़्यादा ख़राब व खस्ता है। उनके सारे मंसूबे, इरादे और हदफ इसी तरह बेकार जा रहे हैं जिस तरह तुम्हारे। तो फिर इनके इन सारे मंसूबों, इदारों और माहिरीन का क्या जवाब बनता है? अगर हुकूमत के सारे मामलात भी इसी तरह ख़राब चलने हैं जिस तरह तुम्हारा रोटी और सालन वाला मामला, तो बंदा खुदा आखिर हम इन तमाम महकमों, इदारों और माहिरीन टाइप नालायकों का बोझ क्यों उठाते हैं? अगर मामलात अल्लाह तवक्कल ही चलने हैं तो फिर इसे मुकम्मल तौर पर अल्लाह तवक्कल चलाएं, महकमों, इदारों और माहिरीन की छुट्टी करवाएं। कम अज़ कम जो नुकसान होगा इसको उठाने पर तो खर्चा नहीं होगा। अब आलम यह है कि कौम गलत फैसलों, उल्टे सीधे मंसूबों और नाकिस मंसूबाबंदी पर मामूर इदारों, महकमों और माहिरीन का खर्चा भी उठा रही है, और नतीजा भी खराबी के अलावा और कुछ नहीं निकल रहा। दूसरे लफ्ज़ों में, अगर यह सारा खड़ाक ना भी हो तो नतीजा तकरीबन इसी किस्म का निकलेगा। तो फिर हम इस सारे भंगड़ खाने से निजात क्यों हासिल नहीं कर लेते? जो नुकसान होना है वो तो होगा, लेकिन कम अज़ कम इस नुकसान की मंसूबाबंदी करने वाले इदारों, महकमों और अफसरों से तो जान छूटेगी। इनको पालने पोसने का खर्चा तो बचेगा। आप देखें, इस मुल्क में गुज़श्ता कई अशरों से, जब से इस मुल्क की तकदीर का फैसला करने वाले चीनी की सनत और कारोबार से वाबस्ता हुए हैं, या ये कह लें कि जब से चीनी की सनत और कारोबार से वाबस्ता लोग इस मुल्क की तकदीर का फैसला करने पर मामूर हुए हैं, हर साल पहले चीनी ज़्यादा हो जाती है और फिर कम पड़ जाती है। पहले बरामद कर दी जाती है और फिर दरामद की जाती है। पहले किल्लत पैदा करके ब्लैक की जाती है, फिर इंपोर्ट करके खांचा लगाया जाता है। हर 2 सूरत में अवाम की जेब काट कर मिल मालिक और इंपोर्टर, जो दरअसल एक ही हैं, का मौज मेला कराया जाता है। अब तक इस मुल्क के महकमा मनसूबाबंदी को इस सिलसिले में कोई मनसूबाबंदी करनी नहीं आई। महकमा शुमारियात को आज तक ये इल्म नहीं हो सका कि मुल्क में चीनी की खपत कितनी है, पैदावार क्या हुई है, फीकस चीनी का इस्तेमाल कितना है और तलब और रसद के दरमियान क्या निस्बत है। बल्कि अभी तक इस महकमे को यह भी मालूम नहीं हो सका कि इस मुल्क की हकीकी आबादी कितनी है। इस मुल्क के महकमा फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को यह इल्म नहीं हो सका कि इस मुल्क में गन्ने की फसल ने ज़राअत के हकीकी अहदाफ को कितना नुकसान पहुंचाया है, और गन्ना दरअसल हमारे मौसम और इलाके, ख़ास तौर पर पंजाब के लिए किसी सूरत में मुनासिब और काबिल काश्त फसल नहीं है। सबसे मुनासिब तरीका तो यही है कि जनूबी अमरीका के इस्तवाई खित्ते में पैदा होने वाली खाम चीनी दरामद करके मुल्क में इसे रॉ शुगर से रिफाइंड शुगर में तब्दील करके इस्तेमाल किया जाए। इससे न सिर्फ अवाम को सस्ती चीनी मुयस्सर आएगी, बल्कि इस मुल्क का वो रकबा जो गन्ने की फसल के ज़ेरे काश्त है और जो पानी ये फसल पी रही है, वो किसी दूसरी मुनासिब फसल के काम आ सकेगा। और इस 1 साल की फसल जो पंजाब में महज 8.5% और सिंध में 10% के लगभग रिकवरी देती है, से दान छूट सकती है। ब्राज़ील और जनूबी अमरीका के कई दीगर इस्तवाई ममालिक में गन्ने से चीनी के हसूल की शरह फ़ीसद 14% या इससे भी ज़्यादा है। किसी ज़माने में इस मुल्क में गन्ने की काश्त के लिए इलाके मुख्तस थे, और इस इलाके में मंजूर होकर लगने वाली शुगर मिल्स अपने जोन से बाहर का गन्ना नहीं खरीद सकती थीं।
پھر جب چینی کی صنعت اور کاروبار نوٹ چھاپنے والا کام بن گئے تو اس کے مالکان سیاست میں آ گئے یا سیاستدان اس کاروبار میں آ گئے۔ تاہم نتیجہ یہ نکلا کہ اس صنعت اور کاروبار کو ایوان اقتدار کا سہارا مل گیا اور حکومت عوام کے بجائے مل مالکان کی سرپرست بن گئی۔ نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ بعض قارئین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بند ذہن اور محدود سوچ دی ہے کہ وہ آج کل کی حکومت پر تنقید کرنے والے ہر شخص کو یوتھیا قرار دے کر اس کے جائز استدلال کو بھی سیاسی خانہ جنگی کی بھینٹ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے تنقید تو آج پر ہی ہوگی، کل والوں پر ان کے دور میں تنقید کی جا چکی ہوتی ہے۔ اب 13-14 الفاظ کے ہر کالم میں ہمہ وقت کسی مسئلے کی ساری تاریخ بیان کرنا نہ تو ممکن ہے اور نہ ہی اس کا کوئی جواز ہے۔ یہ خرابی گزشتہ 4-5 عشرے پرانی ہے اور ہر دور میں اس پر تنقید ہوتی رہی ہے۔ تاہم آج 2025 میں گزشتہ سے پیوستہ سالوں کی خرابیوں کو ہر کالم میں تنقید کا نشانہ بنانے کی فرمائش سوائے کم عقلی اور تعصب کے اور کچھ نہیں۔ کالم بہرحال پی ایچ ڈی کا تھیسس نہیں ہوتا کہ اسے ہر بار ابتدائی آفرینی سے شروع کیا جائے۔ پی ٹی آئی کو بہرحال یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ اس نے اپنے حامیوں اور مخالفوں کو برابر کا ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ پہلے کہا گیا کہ اس ملک میں چینی فالتو ہے لہٰذا اسے برآمد کر دیا جائے۔ اس برآمد کے چکر میں شوگر ملوں نے حکومت سے زر مبادلہ حاصل کرنے کی خوشخبری کے عوض ایکسپورٹ ڈیوٹی میں رعایت اور قیمت میں سبسڈی لے لی۔ پھر اس برآمد کے نتیجے میں ملک میں چینی کی طلب کے پیش نظر کمی کا ڈرامہ کھیل کر چینی کی قیمت بڑھا دی اور اپنا منافع کئی گنا زیادہ کر لیا۔ جب منافع کمانے سے تھوڑی فرصت ملی تو پھر ملک میں چینی کی کمی اور مارکیٹ میں اس کی طلب کو جواز بنا کر دوبارہ چینی درآمد کرنے کا ڈرامہ تشکیل دیا جاتا ہے اور اس درآمد میں بھی ڈیوٹی اور ٹیکسز سے معافی یا رعایت لے کر سستی چینی درآمد کر کے تیسری بار عوام کی جیب کاٹی جاتی ہے۔ حیرت یہ ہے کہ ہر عوامی مفاد والی رعایت کو آئی ایم ایف کی ہدایت کہہ کر حکومت اپنی مجبوری ظاہر کرتے ہوئے ختم کر دیتی ہے، مگر چینی والے معاملے میں حکومت آئی ایم ایف کی ہدایت کو بھی درخور اعتنا نہیں سمجھتی۔ ملک کہنے لگا، ایک پنجابی کہاوت ہے، 100 گز رسا سرے تے گنڈ، جب چور اور چوکیدار مل جائیں تو مخلوق خدا کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔